सोमवार को मैं आपको 5 अनुवाद करवाऊँगा दिल्ली की परीक्षा के लिए। कोई फीस नहीं है उसकी। तो यदि कोई है दिल्ली का छात्र, वो उस दिन कक्षा लगाइए, अभी कक्षा मत लगाइए मेरी। अभी पूरा ज़ोर लगा दीजिए लॉ के ऊपर, ठीक है? 1 हफ्ता है आपके पास। इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मुझसे आपका पीछा छूट जाएगा पहले ही यदि आप दिल्ली कर लो, और ये मेरे साथ हो चुका है। उधर मुझे याद है पिछली बार पंजाब का रिजल्ट आना था, कुछ बच्चे पहले दिल्ली में सेटल हो गए, ठीक है? तो बड़ी खुशी होती है शिक्षक को कि चलो बिना परीक्षा के पहले ही बच्चा जज बन गया। तो दिल्ली की परीक्षा है, मैं कहूंगा मेरी परीक्षा मत लगाइए, ठीक है? आप हफ्ते बाद आइए, कोई चिंता नहीं, आपको अलग से भी समय देना पड़े मैं दूंगा। परंतु अभी केवल और केवल दिल्ली की परीक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है? वो अत्यधिक महत्वपूर्ण आपके हाथ अवसर आया, उसको जाने मत दीजिएगा। अपनी तरफ से कोई कमी मत रहने दीजिएगा। बाकी जो होगा देखेंगे, कोई चिंता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं जी क्षितिज। ये है हमारी हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की पुस्तक जी, भिवानी। और इसका जो पहला ही पाठ है वो है मध्यकालीन काव्य। सबसे पहले जब आप स्वयं भी पढ़ो, तो आपका वो टेबल तैयार है, बताओ, जो मैंने कल कहा था बनाने के लिए? करें उसको भरना शुरू। आइए जी, फिर सबसे पहले नाम लिखिए सूरदास का। कवि के नाम में भर दीजिए सूरदास। शीर्षक डाल दीजिए जी, पदावली। पद लिख दीजिए आप, पदावली। सूरदास जी द्वारा रचित पद या पदावली दोनों ठीक है जी, ठीक है? पदावली लिखने में भी कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है? उसके बाद लिखिए जी भाषा। भाषा दिख गई सबको? कवि के नाम के साथ ही लिख दीजिएगा ब्रजभाषा। तो विशेषताएं मैं आपको पहले ही करवा रहा हूँ, ठीक है? तो बाद में इस पे आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। टेबल में कुछ बचा भरने लायक, बताओ? सेंट्रल आइडिया बताइए। केंद्रीय भाव, यस बड़ी की सर। मात्रा वाला। केंद्रीय भाव लिखिए मेरे साथ एक बार, यही लिख लेते हैं। लिखिए, इन पंक्तियों में सूरदास जी ने गोपियों तथा ऊधों के मध्य हुए संवाद को प्रस्तुत किया है। आप वहां पे इतना भी लिखाओगे ना, वो आपको कम से कम 3 अंक देगा। क्यों? क्योंकि ये यदि आपने लिखा है तो शिक्षक को पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि आपने ये कविता पहले पढ़ी है, ठीक है? संवाद को पेश किया है। तो मोटा मोटा आपको ये समझ आना चाहिए कि दो पार्टीज है, अगर आम भाषा में कहूँ आपसे। पहली पार्टी है गोपियां, वकालत की भाषा में। पक्ष भी कहते हो आप हिंदी भाषा में। दूसरा पक्ष कौन सा है जी? उद्धव। अब समझ लो क्या है, आपको बता भी देता हूँ शुरू करने से पहले, ताकि भविष्य में आपको भूले ना। ये एक तस्वीर है बड़ी सुंदर। ये जो इंसान दिख रहा है आपको, पुरुष, ये है उद्धव, कृष्ण जी का मित्र। और जितनी भी ये महिलाएं हैं, ये सब गोपियां हैं। गोपियां कृष्ण का इंतजार कर रही हैं बहुत समय से। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण का एक मित्र है उद्धव, जो मेरे जैसा है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें, मूर्ख, ठीक है? तो कृष्ण कहते हैं कि इसको चलो कुछ अच्छी चीज सिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं उद्धव तुम बड़े ज्ञान वाले हो ना, उद्धव को अहंकार है। तो ऐसे करो, गोपियों को अपने ज्ञान से शांत करवा के आओ, वो मेरे प्यार में रो रही हैं। तो उद्धव जाते हैं ब्रज, और वहां पे जाके गोपियों से मिलते हैं, और गोपियों को कहते हैं कि योगा मेडिटेशन करो। क्या रखा है ये इस भक्ति रस में, श्रृंगार रस में? क्यों कृष्ण के प्रेम में पागल हो रहे हो? अपने जीवन में आगे बढ़ो, मेडिटेशन करो, अध्यात्म में जाओ, ध्यान लगाओ, योगा करो। फिर गोपियां उसको उत्तर देती हैं कि जब तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि प्रेम बुरी चीज है? जो तेरा योग है वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। कड़वी ककड़ी मतलब ककुम्बर होता है ना जो आपका, कड़वा, राइट? तो
उद्धव और गोपियों के बीच जब ये आर्गुमेंट चलता है, तर्क वितर्क चलता है, तो अंत में उद्धव हार जाता है। उद्धव कहता है कि हाँ तुम जीत गए। और ये क्यों सिद्ध किया गया है हमारे लिए? क्योंकि सच्चाई है, शायद मुझे अब तक तो ऐसे लगता है कि जहां पर ज्ञान की सीमा समाप्त होती है ना, भक्ति वहीं से शुरू होती है। उद्धव को यहाँ पे यही पूरा लेसन मिलता है, यही उसको निष्कर्ष मिलता है यहाँ से, कि जहां मेरा ज्ञान समाप्त होता है, गोपियों की भक्ति वहीं से शुरू होती है। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, अब आपको समझ आएगी कि दो लोगों के बीच में बात चल रही है। और हाँ, शब्दावली थोड़ी सी मुश्किल होगी। जो जो शब्द न समझ आए, कृपया उन शब्दों को अपने नोटबुक के टॉप पे लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके अलावा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा जी। करें जी शुरू। तो आइए। तथा हर कविता में हम दो तो पद्यांश व्याख्या कक्षा में करेंगे, एक आपका होगा घर का कार्य, बाकी जो बचेंगी वो आप केवल पढ़ोगे। लिखनी सारी आवश्यक नहीं है। हाँ, कोई शब्द नहीं पता तो वो आप लिख लीजिएगा। बाकी हाँ, व्याख्याएं इतनी है कि आप लिखोगे तो मेंस भी निकल जाएगा, तब भी समाप्त नहीं होंगी। मैं आपसे यही कहूंगा, सभी की सभी मत लिखिए, पढ़िए। और हाँ, टेबल बनाते रहिए। जो भी पढ़ रहे हो उसको टेबल में ऐड कर दो कम से कम, क्योंकि उसका सेंट्रल आइडिया होगा, बाद में बहुत जल्दी रिवीजन होगी आपकी। तो आइए शुरू करते हैं जी। क्या कहती है? ऊधो तुम हो, माफ कीजिएगा, ये माफ कीजिएगा, हाँ जी। ऊधो तुम हो अत बड़भागी। बड़भागी का अर्थ मुझे कौन बताएगा? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। भाग्य भाग्यवान। भाग्यहीन भाग्यवान, भाग्यहीन। भाग्यवान जी। बड़भागी, बड़ा भाग्य, हीन नहीं, भाग्यवान लिख सकते हो, भाग्य का धनी। कि ऊधो तुम हो अत बड़भागी, गोपियां कहती है, हे उद्धव, तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस होता है बगैर, लिख लीजिए। अपरस, रस के बिना। रस कौन सा? प्रेम रस। अपरस रहत स्नेह तगाते। स्नेह भी क्या है? मोह। तगाते मतलब तुम। तो गोपियां कहती है, हे उद्धव, तुम अति बड़भागी हो। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण के मित्र हो, और कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके प्रेम से दूर हो। अपरस रहते स्नेह तगाते मतलब अछूते हो कृष्ण के साथ रहते हुए उसके प्रेम से। ना ही न मन अनुरागी, तथा न ही तुम्हारे मन में अनुराग की भावना है। अनुराग भी प्रेम ही है। ठीक है। तो गोपियां ये कह रही है कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के मित्र हो। अपरस रहते स्नेह तगाते, अपरस मतलब तगा जी तुम, तगाते तुम। तगा यहाँ पे लिख लीजिए, धागा लिख लीजिए। यदि तगा का सही सटीक शब्द लिखना है, वो धागा है। ठीक है। धागा को आप धागा कहते हो, परंतु यहाँ पे इसका अर्थ बंधन है, धागा नहीं है। ठीक है। गूगल करोगे ये आपको धागा दिखाएगा। इसका अर्थ यहाँ पे क्या है? बंधन। बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न पूछना हो, अप्रस लिख लीजिए जी, अछूता। रहत मतलब रहना, स्नेह, तय मतलब तुम, नाहिन मन अनुरागी। ठीक है। तो क्या है कि हे उद्धव, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि कृष्ण जो प्रेम के सागर हैं, उनके साथ रहते हुए भी तुम्हारे मन में प्रेम की भावना नहीं है। तुम प्रेम की भावना से अछूते हो, अप्रस। समझ आई पहली पंक्ति? बताइए। नाहिन मतलब नहीं, मन, मन अनुरागी, प्रेम भावना नहीं है उसमें। पुर इन शब्द का अर्थ लिखिए जी, कमल। कमल। पुर इन पात रहत जल भीतर। इसकी उदाहरण दे रही है गोपियां उद्धव को कि तुम्हारा मन कैसा है? पुरीन पात, कमल के पत्ते जैसा, जो रहता तो जल के अंदर है। तार से देह न दागी, परम दे मतलब शरीर, उस पत्ते के ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती। ठीक है। तो उद्धव को एग्जाम्पल, उदाहरण भी दी गोपियों ने कि हे उद्धव, तुम्हारा मन कैसा है? उस कमल के पत्ते के जैसा, जो रहता तो पानी के भीतर है, पानी के अंदर है। ठीक है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, पर उसकी देह पर पानी का एक दाग तक नहीं है, एक बूंद तक नहीं है। बताइए, सबको समझ आया ये?
ठीक है। जो उसके बाद एक और उदाहरण दे रही है गोपियां, जो जलमा तेल की गागर। कोई तेल की गागर हो, गागर क्या होती है, घड़े के जैसी, लोहे की हो सकती है, पीतल की हो सकती है। गागर कहते हो मेटलिक घड़े को, यदि मिट्टी का हो फिर उसको हम घड़ाई कहते हैं। किसी धातु से बना हुआ घड़ा हो उसको आप गागर कहते हो। क्या कह रहे हैं, जो जलमा तेल की गागर, की तुम्हारा मन कैसा है, उसको टिप्पणी की जा रही है उस पे, कि जैसे तेल की गागर है, बूंद ना ताको लागी, कि उसको पानी में से डुबो के फिर से निकालेंगे ना, फिर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं टिकेगी। ऐसा ही उद्धव का मन है कि कृष्ण के साथ रहता है, प्रेम के सागर के साथ, परंतु उसके मन पे कोई प्रभाव नहीं है प्रेम का। ठीक है। ती है प्रीति में पाओ ना बोरियो, बोरियो लिखो जी, डुबाया। प्रीति या रखना या डुबाना, ठीक है। प्रीति नदी में पाँव ना बोयो, गोपियां कह रही है, तुमने तो कभी अपने जीवन में प्रेम की जो गलियां हैं, प्रेम की जो नदी है, उसमें अपना पाँव तक नहीं रखा। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि ने शायद कृष्ण को उस ढंग से ना देखा हो। दृष्टि न रूप परागी, परागी का अर्थ लिखिए जी सारे, मंत्र मुग्ध होना। ठीक है। और तुम कृष्ण को देख के शायद ऐसे कभी मंत्र मुग्ध ना हुए हो जैसे हम होती हैं। सूरदास अबला हम भोरी, भोरी है भोली वाली, अबला है नारी। ठीक है, महिलाएं जो दुर्बल हो, जिन विवश हो, बेबस हो। तो क्या कहते हैं सूरदास जी की, हे उद्धव, हम हैं अबला नारी, भोली भाली। गुरचाटी जो पागी, और हमारी हालत कैसी है, एक चींटी जैसे गुड़ से चिपक गई होती है, लिपट गई होती है, फिर वो दोबारा उससे बाहर नहीं आ सकती। डुबाया। ठीक है जी। बताइए, इसमें कोई शब्द ना समझ आया हो, कोई आपको बात ना समझ आई हो, पूछिए, फिर मैं इसकी इसी की व्याख्या लिखेंगे सबसे पहले। बोलिए मैं जी। बोल रही हूँ का मतलब बताना फिर से। रखना मैम, डुबाना, रखना, कुछ भी लिख लीजिए। ओके सर, सर ये पागी मतलब, हाँ जी। सर पागी, पागी या परागी? नहीं, में जो पागी लिखा है ना वो पूछ पागी रही मैम चिपटी हुई, लिपटी हुई, चिपटी हुई। ठीक है। परागी होना मंत्र मुग्ध होना जी। हाँ जी, हाँ जी, निश्चिंत रहिए रश्मि जी, अभी सारा रिपीट होगा, एक एक पंक्ति रिपीट होगी। अभी इसी की व्याख्या लिखूंगा, मुझे पता है आप देरी से आए हो, इसीलिए मैं इसी की व्याख्या करवा रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। ठीक है। सर तो मंत्र मुक्त कैसे लिखते हैं? बिल्कुल जी, लिखिए, मंत्र मुग्ध। ठीक है जी। सर एक चीज, ये जो बोराया लिखा, बोरायो लिखा है, ये आधा ये है। में य रखा जाता था, किसी ने पुरानी किताब में देखा है कोई छात्र? पहले मेरे मेरे साथ भी होता था, जब मैं कोई किताब पढ़ता था ना घर पे, पुरानी गीता, भगवत गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, उसकी भाषा नहीं समझ आती थी। फिर धीरे धीरे समझ आया कि पुरानी किताबों में अक्षर की बनावट भी अलग थी, और समय के साथ साथ ये बदल रहा है। मंत्र मुग्ध का मीनिंग प्रसन्न हो जाना जी। मैं आपकी आवाज सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया, मतलब मेरा मन प्रसन्न हो गया। बताइए। ठीक है जी। सर भूरी का क्या क्या जी, मतलब है? भोरी, भोली भाली। बताइए, करें शुरू। डुबाया, सर डुबाया में बड़े ओ की मात्रा आती है या छोटे ओ डूब की? आया नहीं मैम, डुबाया छोटे ऊ की मात्रा, वो हो जाएगा डूब आया। डुबाया। डूबना लिखते हैं तो वो भी छोटे हाँ, ओ से लिख। डूबना तो ऐसे मैम, दुल्हन में छोटे ऊ की मात्रा है, दूल्हे में बड़े ऊ की मात्रा है। वो आप उच्चारण कैसे करते हो? डूब जाना, डुबाया। ठीक है, अलग अलग शब्द हो जाएंगे। समझ गए? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई चिंता नहीं। आइए शुरू करते हैं, फिर इसका उत्तर लिखना। आपको एक एक बात दोबारा समझ आएगी, निश्चिंत रहिए। अभी भी किसी के मन में प्रश्न है तो भी, एक छात्र हमारे अभी आए हैं, उनको भी तो समझाना है, तो बात सारी करेंगे दोबारा से, निश्चिंत रहिए। मुझे कहाँ जाना है, नोट्स में।
हाँ जी, मेरी नोटपैड वाली स्क्रीन आप सबको दिख रही है जी, बताइए? ठीक है यस जी, सर। शुरू करते हैं। ऊधो तुम अत बड़भागी। मैं आज कौन से शैली से लिखूंगा, जो मैंने चौथी शैली लिखवाई थी, व्याख्या तथा विशेषताएं। प्रसंग आज नहीं लिखूंगा, प्रसंग कल या परसों आराम से लिखेंगे। एक छात्र ने मुझे बताया है कि कुछ अध्यापक सप्रसंग लिखते हैं। सप्रसंग मतलब प्रसंग सहित, वो भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, जैसे आपको ठीक लगे। परंतु हाँ, आमतौर पर प्रसंग लिखा जाता है, सप्रसंग नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो आइए जी, ऊर्ध्व तुम होती बड़भागी, व्याख्या। लिखिए, यह पंक्तियां, यह पद्यांश, याद रखिए, मैंने कल भी बताया था आपको, खुद भूल जाता हूँ कई बार। पहली पंक्ति में पद्यांश लिखना, बाद में पंक्तियां लिखो, काव्यांश लिखो, कुछ मर्जी लिखो, कोई उससे अंतर नहीं आएगा, पर पहली पंक्ति में पद्यांश लिखोगे, शिक्षक को बड़ी खुशी होगी। ठीक है, ये पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। लिखिए, यह पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इन पंक्तियों में तो पहली दो चीजें होंगी जो मैंने कल आपको बताई थी, कवि तथा कविता का नाम, जो मेरी व्याख्या में सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद उसका केंद्रीय भाव, उसका क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है उसको लिखने का, कवि का। देखिए, क्या था, इन पंक्तियों में जो मैंने आपको लिखवाया वही लिखना है। इन पंक्तियों में कवि जी ने श्री कृष्ण के मित्र उद्धव, आप उद्धव भी लिख सकते हो, ऊधो भी लिख सकते हो, ऊधो तथा गोपियों के मध्य हुए संवाद को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। बताइए, मेरी लिखावट समझ आ रही है? छोटी तो नहीं लग रही? ठीक है, ढंग से प्रस्तुत किया है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो हर व्याख्या में मेरी पहली दो तीन पंक्तियां ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, हर बार यही लिखूंगा, पहली दो तीन पंक्तियां। कारण क्या है, क्योंकि यदि हम ऐसे लिखेंगे तो इसका फायदा होगा, जो शिक्षक होगा ना, उसको सबसे ज्यादा खुशी होगी कि छात्र ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो पहले ही समाप्त कर दिया। वो जल्दबाजी में भी होगा ना, अच्छे अंक देके जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए जी, जो हम लिखते हैं प्रथम पंक्तियों में पद्यांश लिख दिया, आप पंक्तियां लिख देंगे, आगे चल के काव्यांश लिख देंगे, तो यहाँ पे आप अपनी शब्दावली का प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम पंक्तियों में सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां ऊधों को बहुत भाग्यशाली कहकर संबोधित कर रही हैं। ऊधों को बहुत
भाग्यशाली कहकर संबोधित कर रही है। क्योंकि क्योंकि ऊधों का मन प्रेम से अछूता है। लिखिए, मैं इसको ठीक करता हूँ, थोड़ा पेज बढ़ा देते हैं ताकि साफ साफ लिखा जाए। क्योंकि ऊधों का मन प्रेम से अछूता है। ठीक है जी। कोई यहाँ तक प्रश्न हो जल्दी बताइए, अभी पहली पंक्ति का ही हुआ है, ऊधो तुम होती जड़भागी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? सर एक बार संबोधित कैसे लिखा है वो बताएंगे आप? संबोधित लीजिए जी, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। पेन क्यों नहीं सकता? म्यूट कर लीजिए कृपया। ये लीजिए जी। ठीक है, बताइए। सर आपने उर्दू की स्पेलिंग ऊपर कुछ और लिखी है, नीचे किसके कुछ मैम? और। ऊधो के? नहीं हाँ मैम, जी। बड़ा ऊ ध को बड़े ऊ की मात्रा। सर आपने फर्स्ट लाइन में कुछ और लिखवाई है, आप चेक कर लीजिए। ऊधो में बताइए मैम कहाँ? अच्छा, ये द के पाँव में था, बिल्कुल जी, माफ कीजिएगा, यहाँ गलत लिखा है। धन्यवाद जी। ये मुझे एक मिनट दीजिए, मैं दूसरा ही पेड़ प्रयोग करूँ, इसको पता नहीं कल से क्या समस्या आ रही है। मेरा ध्यान ये भटका रहा है बार बार। कहाँ है? एक सेकंड दीजिएगा। एंटर कोड GEHYHWT HUC। नीचे से हाँ जी, देखो सुन पा रहे हैं मुझे? बताइए एक बार। कहाँ पे था मैं? आखिरी पंक्ति क्या लिखी बताइए एक बार। उठो तुम हो अतवड़ भाकी। माफी चाहता हूँ इसके लिए, मुझे उसको हाथ में देखता हूँ। Thank you। अन्यथा लिखने में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कल से इसको। ये लीजिए। कल से ये समस्या नहीं आएगी आपको, माफी चाहता हूँ।
कृपया कोई छात्र बताएगा मैंने आखिरी पंक्ति क्या लिखवाई? उधो का मन प्रेम से अछूता है। अच्छा, उद्धव का मन प्रेम से अछूता है। ठीक है जी, आगे लिखिए। गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कि हे उद्धव, यदि इसमें आपको कोई भी उद्धव ऐसे ही है, ठीक है, निश्चिंत रहिए, ये शुद्ध है जो मैंने भी लिखा है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, इन पूरी पंक्तियों में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। गोपियां जब भी उद्धव को संबोधित करेंगी, उसके बाद आपका ये विस्मयादि चिन्ह होना ही चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो संबोधन का ये एक चिन्ह है। ठीक है, हे उद्धव, तुम प्रेम के सागर श्री कृष्ण के साथ रहते हो, कि तुम प्रेम के सागर श्री कृष्ण के साथ रहते हो, परंतु फिर भी तुम्हारा मन अनुरागी नहीं है। इसलिए तुम हमारी पीड़ा को भी समझ नहीं सकते। इसलिए तुम हमारी पीड़ा को भी समझ नहीं सकते। ठीक है, तो ये मैंने पहली पंक्ति की व्याख्या की। इहो तुम हो अति बड़ी भागी के बाद अपरस रहत स्नेह तगात है, ना ही मन अनुरागी, कि ना तो तुमने कभी प्रेम रस कभी उसको महसूस किया है। ठीक है, अपरस मतलब अछूते हो, और तुम्हारा मन भी अनुरागी नहीं है। ठीक है, तो तुम हमारी पीड़ा को कैसे समझ सकते हो कि हम किस हाल में हैं? पूरी इन पात्र रहत जल भीतर। बोलिए मनस्वी जी, जल्दी क्या प्रश्न है? सर ये हे उद्धव वाली लाइन में अपॉस्ट्रोफी आएगा ऊपर? नहीं 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 नहीं, पोस्ट ऑफिस सिर्फ तब आता है जब आप किसी की स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देते हो। किसी के वाक्य को आप वैसे ही लिखो तब आता है, वरना ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। आगे क्या है जी? पूरी इन पात्र है, लिखिए। गोपियां इसके उदाहरण देते हुए कहती हैं कि तुम्हारा तुम्हारी स्थिति उस कमल के पत्तों जैसी है, या तुम्हारी स्थिति उस कमल के पत्ते जैसी है, जो पानी के भीतर होते हुए भी पूर इन पात रहत जल भीतर। ठीक है, जो पानी के भीतर होते हुए भी तारस देह न दागी। पानी
के अछूता रहता है तथा उस पत्ते के ऊपर पानी की बूंद का कोई निशान भी नहीं देखा जा सकता। ऊपर बताइए, मैंने गलत लिखा है ठीक? सर बड़ा ऊ आएगा। कोई चिंता नहीं, देखा जा सकता है। बताइए, पहले पूरी पंक्ति पढ़ लीजिए। ऊपर, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? अपरस रहत स्नेह तहाते नाहि मन उराही पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कि तुम्हारी उदाहरण कैसे दी है इन्होंने गोपियों ने कि हे उद्धव, तुम्हारी जो स्थिति है, हालात नहीं स्थिति लिखोगे आप वहां पे, कमल के उस पत्ते के जैसी है जो पानी में डूबा तो रहता है परंतु उसके देह पर, उस पत्ते के ऊपर पानी की बूंद का कोई निशान तक नहीं है। समझ गए सारे? कोई प्रश्न है? दूसरी पंक्ति तक पूछ लीजिए। ठीक है, आगे लिखिए। सर पंक्ति में नहीं आएगा, तक नहीं देखा जा सकता है। कैसे जी? सर पानी की बूंद का निशान तक देखा नहीं जा सकता है। हाँ, देखा नहीं जा सकता, बिल्कुल जी।
अपन समझा दो एक बार। लिखा है सर, जो जलमा तेल की गागर बूंद न ताको लागी। ठीक है, ये है उद्धव, तुम ऐसे हो जैसे तेल की गागर होती है। पानी को इन्होंने यहाँ पे प्रेम से तुलना की है कि पानी है प्रेम, उद्धव कौन है, तेल की गागर। तेल की गागर में जो तेल से चाहे थोड़ी भरी हो या तेल से बाहर निकाली गई हो, तो आप कोई कभी भी देखोगे ना कि किसी भी चीज पर कोई सरसों का नारियल का तेल लगाया जाए, उस पर कितना भी पानी फेंको, पानी रुकता नहीं है उसके ऊपर। देखा होगा आपने ये। ठीक है, नहीं योगेश जी, कोई जरूरत नहीं है पैरा बदलने की, उसी में एक ही पैराग्राफ में पूरी व्याख्या आएगी। वैसा ही हाल उद्धव का है, उसको प्रेम के बारे में कितना भी बताओ पर उसके मन पर उसका कोई असर नहीं होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा प्रेम क्या है। आगे देखिए, प्रीति नदी में पाँव न बोरे, दृष्टि न रूप राजी, लिखिए। गोपियां तो ऊधों पर टिप्पणी तक कर देती है। टिप्पणी मतलब कमेंट, नेगेटिव कमेंट, कि हे ऊधो, तुमने तो कभी प्रेम की नदी में पांव तक नहीं रखा है। दृष्टि ने रूप पर आ गई, तथा ना ही तुमने श्री कृष्ण को उस दृष्टि से देखा है। दृष्टि शब्द देखिएगा, शुद्ध होना चाहिए, द के पाँव में री है। ठीक है, आधा षटकोण वाला से कृष्ण को उस दृष्टि से देखा है जिस दृष्टि से वह देखती है। ठीक है जी। तुमने तो कभी प्रेम की नदी में पांव तक नहीं रखा, तथा न ही तुमने श्री कृष्ण को उस दृष्टि से देखा है जिस दृष्टि से वह देखती है। वह आएगा या वे आएगा, बताइए। वे वे। वे। वे, शाबाश, प्लूरल है। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी जो पागी। लिखिए अंतिम पंक्तियों में वे है। अंतिम पंक्तियों में तो प्रथम एवं अंतिम पंक्तियां लिखने का फायदा बहुत ज्यादा होता है। पता होता है शिक्षक को कहाँ पे हो, कहाँ पहुंच गए हो, अब समाप्ति में आप क्या लिख रहे हो, क्या अंतिम पंक्तियां वही है। ठीक है, अंतिम पंक्तियों में गोपियां स्वयं को भोली भाली अबला नारी कहकर संबोधित कर रही है, तथा अपनी तुलना उन चींटियों से कर रही है जो
गुड़ से लिपट चुकी हैं तथा अब उससे दूर नहीं रह सकती। गोपियां स्वयं को चींटियां तथा कृष्ण प्रेम को गुड़ की संज्ञा दे रही हैं। ये स्पष्ट करने के लिए कि मैं कहना क्या चाहता था वहां पे। संज्ञा मतलब नाउन। संज्ञा दे रही है। ये है जी इसका उत्तर। बताइए अब कोई प्रश्न हो आपका। अब तक एक पेज का 60-70% भर जाना चाहिए। बताइए। सर पेज को नीचे करना, थोड़ा लास्ट वाला रह गया। लीजिए 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 जनाब लीजिए। क्या सबके पेज का 70%, 70% भर गया? बताइए। यदि किसी का नहीं भरा तो आप बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो जी। ठीक है। सर एक यहाँ पेज तक से आपका एक्स्ट्रा कम भी से हो कम, गया 2 लाइन। उसकी कोई चिंता नहीं मुझे, क्योंकि वो आपकी नोटबुक का साइज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा है बहुत बढ़िया है, पर 70% से यदि किसी का कम है, दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप बहुत छोटा छोटा लिखते हो, या फिर आप शब्दों के बीच में स्थान बहुत कम छोड़ते हो। ठीक है। अब आइए विशेषताओं पे जल्दी जल्दी लिखते हैं। विशेषताएं बताइए जी, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? अनुरागी प्रेम से भरा जी, लिख लीजिए। सबसे पहले क्या है अनुरागी? पता चल गया जी। विशेषता बताओ छात्रों भी, सब बताइए आपको। सबसे पहली मध्यकालीन। मध्यकालीन काव्य। ये पंक्ति है मध्यकालीन। अभी मैं आपको सुबह वाली व्याख्या दिखाता हूँ, वो भी पढ़ना। काव्य की उत्कृष्ट, उत्कृष्ट देखना शुद्ध है या शुद्ध? कवि सर के स्क्रीन नॉट बाद विजिबल सर। सबको विजिबल नहीं है। सर मध्य के बाद फ्रीज हो गया। नॉट विजिबल। कोई चिंता नहीं, रुक जाइए, अभी ठीक हो जाएगा। अब ठीक आ है। गया सर, अब आ गया। हाँ जी। रचना है, मैंने शिफ्ट किया है तो भी वाईफाई यहाँ पे, कल भी यही समस्या थी और पता नहीं आईपैड को भी क्या हुआ है। कल तक वाईफाई लग जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। चंडीगढ़ हूँ अभी मैं। अगर आप कभी कोई आपका सवाल हो, कोई प्रश्न हो, आप मिलके उसको करना चाहो, मैं आपको मिल सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। पर हाँ, प्रश्न कम से कम 20-30 होने चाहिए। ठीक है। या फिर आप कोई मेंस की फुल लेंथ जब टेस्ट सीरीज दोगे तो मिलके भी चेक करवा पाओगे अभी। तो पहली होगी जी। दूसरा बताइए जी, क्या है विशेषता इसकी? सर ये क्या लिखा है? मध्यकालीन। काव्य हाँ के सर, भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग। कवि ये सर। है जी। बताइए। सब ब्रज भाषा। भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा। जो भाषा ये कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है। बहुत बढ़िया। तीसरी, अलंकार एवं रस। कौन सा अलंकार है उपमा। बताओ? उपमा का तो प्रयोग तब करना है यदि कुछ ना मिले, इसमें कुछ और भी है। रूपक। बहुत बढ़िया। बाकी सब भी देख लो, रूपक कहाँ पे है। अभी शांत रहना, बताना मत। 30 सेकंड दे रहा हूँ देखने के लिए कि आप ढूंढ लो रूपक कहाँ पे है। कोई ऐसी चीज जो हो नहीं सकती पर कवि ने बना दी। ठीक है, तो शांत रहिएगा, भी कोई बताएगा नहीं, मैं ही बताऊंगा सबको। कमेंट में टाइप कर सकते हो आप। ठीक है। रूपक अलंकार प्रीति नदी से है जी। क्या प्रीत की नदी हो सकती है बताओ? प्रेम की नदी हो सकती है? कह तो देते हो आप, जैसे महल पापी नहीं हो सकते, प्रेम की भी नदी नहीं हो सकती जनाब।
बस कवि ने लिख दिया तो वो क्या है, रूपक अलंकार। लिखिए, लिखना कैसे आज अलंकार ये भी देखिए। इन पंक्तियों में या इस काव्यांश में, माफ कीजिए, पंक्तियां पंक्तियां बहुत लिख लिया। काव्यांश में इनसे प्रीति नदी, पदों द्वारा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस तो सबको पता है, बहुत आसान है। या तो बिरह लिखिएगा, वरना भक्ति रस सबसे बढ़िया है। ठीक है, और सर इसमें श्रृंगार रस नहीं हो सकता? लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है जी। इस काव्य खंड में भक्ति रस का प्रयोग अनुभव किया जा सकता है। अनुभव भी एक्सपीरियंस होता है। बताइए, सबने लिखा? कोई प्रश्न है, कृपया पूछिए। सर एक चीज, जैसे आप अलंकार में बताते हो कि कहाँ पे अलंकार स्पेसिफाइड है, जैसे प्रीति नदी बताया, जब रस लिख रहे हैं तब भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस पैराग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये भक्ति रस है या रस के श्रृंगार रस लिए है? देखो, रस पूरा पढ़ के ही बता सकते हो आप, रस के लिए लिखना केवल अलंकार शब्द से आता है जी, रस तो पूरी कविता से आता है जी। ठीक है, कृपया रस में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस भक्ति रस इतना लिखिए, आपका काम चल जाएगा अभी। ठीक है, और ओके कोई सर, पूछ थैंक रहा था प्रश्न? और कोई छात्र? सर पाँव में चंद्र बिंदु आता है या छोटा वाला डॉट आता चंद्र है? बिंदु लगा दीजिए, बिंदु भी लगा, यहाँ पे चल जाएगा मैम, पाँव पे। पाँव में कोई समस्या नहीं। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने गोपियां में? स्वयं चंद्र हाँ बिंदु जी बिंदु सर। दोनों चलेंगे जी। गोपी भी गोपियों में? चंद्र बिंदु, हाँ हाँ, बिंदु भी चलेगा, चंद्र बिंदु भी चलेगा। क्यों? प्लूरल में चंद्र बिंदु पहले लिखा जाता था, अब एनसीईआरटी स्वयं कहते हैं चाहे बिंदु लगाओ, कोई समस्या नहीं है हमें। ठीक है, गोपियां, और कौन से शब्द हैं, बधाइयां, ठीक है, लड़कियां, सब में चंद्र बिंदु आता है, प्लूरल है, तो मैंने आपको बिंदु लिखवाया छोटी की मात्रा के साथ। बताइए, सबने लिख लिया ये? आगे बढ़े? ठीक है जी। अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं हम इसमें। ये पुस्तक होने के लिए एक सेकंड दीजिए, अन्यथा गूगल पर भी निकाल सकते हैं। मैंने आपके ग्रुप पे भेजी है ये पुस्तक। अच्छा, ये है पुस्तक, मिल गई जी। कुछ, हाँ, ये पुस्तक। तो आगे पढ़ते हैं जी हम इससे। अगली पंक्तियों की मैं आपको व्याख्या नहीं लिखाऊंगा, केवल पढ़ना है। मन की मन ही मांझ रही, मांझ का अर्थ लिख दीजिए अंदर, मन की मन के अंदर ही रह गई, में या फिर अंदर। ठीक है, गोपियां कहती है मन की मन ही मांझ रही, मतलब हमारे मन की जो बात थी ना, वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, हम किससे जाकर अपनी बात कहें हे उधो। ना ही परत कही, कृष्ण तो वापिस आए नहीं, तो हम परत मतलब वापिस आना, कही मतलब जब कृष्ण वापिस ही नहीं आए, तो हम अपने मन की बात किससे करें। अवध आधार आस आवन की, अवध मतलब जीने का, आधार क्या है गोपियों का,
कृष्ण के वापस आने की आशा। आस का है आशा, आधार मतलब देश। तन मन बिथा सही, बिथा लिखिए जी दुख कष्ट पीड़ा। गोपियाँ कह रही हैं कि ये कृष्ण के वापस आने की केवल आशा ही है, जिसमें हम तन मन से पीड़ा सह रही हैं, दुख सह रही हैं। परंतु जो उसके वापस आने की आशा है, ये हमारे जीवन का आधार है। ठीक है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन। जोग है यहाँ पे योग, योगा जिसको आप कहते हो अंग्रेजी भाषा में। लिख लीजिए योग। गोपियाँ कहती है जो ये तुम्हारा योग का संदेश है ना, ये सुन सुनकर बिरहन बिरह दही, हमारे शरीर में और भी पीड़ा उत्पन्न होती है। ठीक है। बिरहन बिरह दही, दही मतलब हमारी देह में। ठीक है। आगे है जी, अवधि का अर्थ क्या बताया सर? जीवन जी लिख लीजिए। अवधि वैसे समय को कहते हैं, परंतु ये जीवन काल के लिए यहाँ पे अवधि शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब जीवन काल, अवध कितनी अवधि आपकी है, अवधि को आप पीरियड बोलते हैं, समय। ठीक है, टाइम। और यहाँ पे जीवन है कि हमारे जीवन का आधार है कृष्ण के वापस आने की जो आशा है। ठीक है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। बिरहन मतलब कि जो तुम्हारे योग के संदेश है ना, ये हमें क्या दे रहे हैं, और भी पीड़ा दे रहे हैं हमारी देह को। चाहत हुती गुहार जित ही ते। चाहत मतलब चाह, प्रेम। हुती मतलब होती। गुहार आप गुहार लगाते हो, अपील करते हो। जित ही मतलब जिस से। ठीक है। तय मतलब चाहती हुती गुहार जित ही ते। गोपियां कहती है हे उद्धव, हम जिसको चाहते हैं ना, अपील भी उसी के आगे करते हैं, गुहार भी उसी के आगे लगाते हैं। उत्तय धार बही, तथा प्रेम की धारा भी वहीं से हमें प्राप्त होती है। उत्तय मतलब वहीं से। ठीक है। धार, प्रेम की धार बही, बहती है। सूरदास अब धीर धरे है क्यों? गोपियां उद्धव कहती है यहाँ पे सूरदास को नहीं कहा जा रहा है, वो तो कवि अपना नाम लिख रहा है। मध्यकालीन के कवि अपना नाम साथ लिखते हैं, मैंने कल बताया था कि सूरदास अब धीर धरे क्यों। गोपियां कहती है अब हम धीरज क्यों धरे। ठीक है। मर्यादा, मर्यादा ना लही। अब तो हमारी हमारी मर्यादा भी जो है वो हमने त्याग दी है, छोड़ दी है। तो अब धैर्य धीरज रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उद्धव कह रहा है कि आप ध्यान कीजिए, योग कीजिए, धीरज रखिए, कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे। गोपियां कहती है तुमसे हम बात नहीं करेंगे। चाहती हुती गुहार जित हीते। जहाँ प्रेम होता है, गुहार भी वहीं की जाती है, और प्रेम प्राप्त भी वहीं से होता है। सारी पंक्तियां समझ आई? मैं इसका उत्तर नहीं लिखवा रहा, उत्तर लिखवा रहा हूँ अगली पंक्तियों का जो परीक्षा में आ सकती है। बोलिए बोलिए, जल्दी पूछिए प्रश्न, कोई समस्या नहीं है। सर अगर सिर्फ यही वाला पैराग्राफ आ गया तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये गोपियां उद्धव से बात कर रही हैं? मैम सूरदास पढ़ोगे ना, और उद्धव भी शब्द लिखा हुआ है, देखो आपने पढ़ा नहीं ध्यान से। दिख रहा है जी। ठीक है सर। मर्यादा न लही मतलब मर्यादा त्याग चुकी है गोपियां जी। ठीक है। कि सर हम बिरही जब मतलब क्या होता है? बिरहन, मैम बिरह का अर्थ लिख लीजिए दुख, और बिरहन दुख सहने वाली। ठीक है जी। बिरह का ही अर्थ लिख लीजिए, बिरहन उसी से बना है। ठीक है। बताइए, समझ गए सारे? कोई और शब्द है, प्रश्न है, कृपया पूछ लीजिए, क्योंकि इनकी बात ठीक है अभी परीक्षा में आ गया। मैं दुआ प्रार्थना सर करता हूँ सर आपकी ना जुबान ही पे परत सरस्वती हो कही इस का टाइम। मतलब क्या है? बोलिए। हाँ जी। ना ही परत कही। मतलब वापिस आके कुछ नहीं कहा। हम तो उद्धव, कहिए जाई कौन पे उद्धव, कि हम अपनी बात किससे कहें। ना ही परत कही, कृष्ण तो वापिस आया नहीं। ठीक है। तो हम ठीक अपनी बात ठीक है किससे सर। कहें? परत मतलब वापिस। पंजाबी में भी होता है परत जाना। ठीक है। आपने पंजाबी में भी परत शब्द सुना होगा कई छात्रों ने जो पंजाब से हैं। इस दिन गुरु नानक देव जी वापिस परत आए सन। ठीक है। या फिर दिवाली वाले दिन गुरु हरगोबिंद सिंह जी, ये भी आपने सुना होगा, निबंध में लिखा जाता है पंजाबी में। बताइए कोई और प्रश्न है यहाँ पे? एक काम कम से कम करते रहिए, मुश्किल शब्द टॉप पे लिखिए। हाँ मनस्वी जी, पहला दिन है अभी, मैं शुरू ही मुश्किल से कर रहा हूँ। कारण क्या है? इनके आने की संभावना कम है। पिछले 3 साल में आधुनिक काव्य ही पूछा गया है, परंतु
इस यदि हम दिमाग से आगे बढ़े, इस तरीके से आगे बढ़े कि केवल आधुनिक करें और वो पूछ ले मध्यकालीन, तो हम फंस जाएंगे। तो मुश्किल मुश्किल में पहले ही समाप्त कर रहा हूँ, बाद में तो आपको ये बच्चों वाला काम लगेगा अगले हफ्ते। ठीक है, तो इस हफ्ते हम मध्यकालीन काव्य ही करेंगे। शुरू शुरू में मैं तभी कह रहा हूँ, शब्द लिखते रहिए, रिपीट होंगे आगे जाके, आप देखोगे। ठीक है, यहीं से कई शब्द आप अगली कविताओं में भी देखोगे। आगे आइए, मुझे लगता है ये उसको पूछना चाहिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। ठीक है, हारिल पक्षी क्या आपने देखा है, किसी ने बताओ? हरा कबूतर देखा है किसी ने? हरा कबूतर नहीं देखा? उसको हारिल पक्षी कहते हैं। हारिल पक्षी का ही क्यों नाम लिखा गया? हारिल पक्षी कभी जमीन पे नहीं बैठता, वो हमेशा पेड़ की टहनी डाली पे ही बैठेगा, डाली पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हारिल पक्षी के जब तक हाथ में कोई लकड़ी ना हो, उसका मन डोलता रहता है, उसको भय सताता रहता है। तो गोपी अपनी तुलना कर रही है हारिल पक्षी से, कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हरी हमारे लिए कैसे है, कृष्ण हमारे कैसे हैं, जैसे हारिल पक्षी के लिए लकड़ी। ये हारिल पक्षी जमीन पे पाँव नहीं रखता। वैसे ही गोपियां कहती हैं कि जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी को पकड़ के ही बैठता है सदैव, हमारा मन भी कृष्ण की नाम को पकड़ के बैठा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमारा मन, क्रम का अर्थ है कर्म, वचन जो आप बोलते हो। गोपियां कह रही है हमारा मन, हमारे कर्म, हमारे वचन, नंद नंदन मतलब नंद का बेटा, नंद नंदन के बेटे की तरफ है। और ये दृढ़ कर पकड़ी, तथा इस विचार को हमने दृढ़ कर कर अपने मन में बसा लिया है, मन में पकड़ के रखा हुआ है। जागत सोवन स्वप्न दिवस निस, निस का अर्थ है रात, जागते सोते सपने देखते हुए दिन रात। कान है कान्हा जकरी, जकरी का अर्थ लिख लीजिए रखना, कि हमारा मन कान है रखता रहता है, जकरी। ठीक है जी। सुनत जोग लागत है ऐसा, ऐसो। गोपियां कहते हैं जब तुम जोग की कोई बात करते हो ना, हमें सुन के कैसा प्रतीत होता है, कैसा आभास होता है? ज्यों करुई ककड़ी, करुई मतलब कड़वी, ककड़ी कुकुम्बर। तो हिंदी में ककड़ी ही कहते हैं, ककड़ी ड़ होता है आधुनिक भाषा में। कि जब उद्धव तुम योग क्या कोई संदेश देते हो ना, हमें हमें ऐसा प्रतीत हो जैसे भी कड़वी ककड़ी हो। ठीक है। सूतो ब्याध हमको ले आए। ठीक है, ब्याध लिखिए ज्ञान, डीजीएस पोस्टपोन टू 13 और 14 अप्रैल। ठीक है जी, और समय मिल गया छात्रों को, बहुत बढ़िया जी। क्या कह रहे हैं कि सूतो ब्याध हमको ले आए, कि हे उद्धव, हमारे लिए तो ज्ञान की बातें ले आया, ज्ञान लेकर आया, योग लेकर आया। देख सुनी न करी, जो ना हमने कभी देखा है, ना सुना है, ना किया है। ये तो सूर तिन ही लय सोपो, कि हे उद्धव, ये जो तुम्हारा योगा संदेश है ना, ये उन लोगों को जाके सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन इस संसारिक चक्र में, इस संसारिक माया में फंसे हुए हैं। हम तो प्रेम में डूबी हुई है, हमें योगा की कोई जरूरत नहीं है। बताइए, कोई शब्द ना समझ आ रहा हो? सर लास्ट टू लाइंस बता दो एक बारी। व्याधि लिख दीजिए संदेश। ये तो सूर तिन ही लय सोपो। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, ये जो तुम्हारा योग का संदेश है ना, तुम उन लोगों को जाके सौंप दो। योग आएगा य से, कभी खीरा, ककड़ी कहते हो आप हिंदी में। ये लिखिए जी ककड़ी, ककड़ी। पंजाबी में खीरा कहते हो, अंग्रेजी में कुकुम्बर कहते हो जी। बताइए, समझ आया सबको ये? करें इसकी व्याख्या शुरू फिर। जल्दी जल्दी लिखूंगा, सिर्फ व्याख्या लिखूंगा केवल, विशेषताएं भी जल्दी जल्दी लिखेंगे, परंतु अभी एक व्याख्या करनी है आपको जाने से पहले। ताकि आप में थोड़ा सा आत्मविश्वास भी आए कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, इस हफ्ते मुश्किल मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि ये पहले ही समाप्त कर लेते हैं। बात के लिए बचा के रखेंगे तो आपके लिए समस्या होगी। ठीक है, बाद में आपको डर लगेगा। तो आइए, हमारे हरी हारी की लकड़ी, सबसे पहले व्याख्या शुरू करते हैं।
लिखिए, यह पद्यांश सूरदास जी की रचना पदावली, फिर से वही, से लिया गया है। मेरे साथ सारा लिखेंगे, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना। चाहता मैं भी ये कह सकता था स्वयं लिख लेना, परंतु लिखो कि बाद में मुझे पता है कोई नहीं लिखेगा। से लिया गया है इस काव्य खंड में कवि जी ने गोपियों तथा दूधों के मध्य हुए संवाद को बहुत सुंदरता से या सुंदरता सहित पेश किया है। अब मैंने पिछली बार सुंदरता में आधा न लगाया था, बिंदु लगाया था, दोनों सही है जी, ठीक है, परंतु बिंदु वाला ज्यादा सही है। प्रस्तुत किया है, तो ये हमारी पंक्तियां बिल्कुल वैसी ही है जो पहले थी, कोई बदलाव नहीं है। अब यहाँ से व्याख्या शुरू होती है। हमारे हरिहारल की लकड़ी। सर्वप्रथम गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए कृष्ण हमारे लिए कृष्ण ऐसे हैं जैसे हारी पक्षी हेतु लकड़ी। क्योंकि यदि आप पढ़ के नहीं गए तो आपको हारिल समझ ही नहीं आएगा, पक्षी है। और यदि आपने हारिल को पक्षी लिख दिया तो शिक्षक को समझ आ जाएगा कि आपने पहले से पढ़ा है इसको, ठीक है। जैसे कनक कनक वाला था कि जैसे हारिल पक्षी हेतु लकड़ी होती है, हारिल पक्षी की तरह हम भी कृष्ण के बिना बहुत व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल क्या होता है जी, किसी को पता है? बेचैन। बेचैन, ठीक है, व्याकुल बेचैन दोनों लिख सकते हो। आगे है जी, मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ के पकड़ी, ठीक है, लिखिए, हमारा मन हमारे कर्म, वहां पे क्रम लिखा है पर वो क्रम का अर्थ है कर्म, ठीक है। मन क्रम वचन, ठीक है, हमारे वचन भी श्री कृष्ण को समर्पित है। तथा ये दृढ़ कर पकड़ी, तथा इस विचार को हमने दृढ़ता के साथ अपने मन में बिठा लिया है।
तो ठीक है, के साथ हमने अपने मन में उतार लिया है भी लिख सकते हो, मन में धारण कर लिया है, ये सबसे अच्छा है। ठीक है जी, बताइए पहली 2 पंक्तियों तक कोई प्रश्न आपका? जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्हा जकरी। देखिए, जागते सोते कोमा स्वप्न देखते हुए, सपने देखते हुए या दिन रात हमारा मन कान्ह कान्ह रटता रहता है। ठीक है, जागते सोते सपन देखते हुए या दिन रात हमारा मन कान्ह कान्ह रटता रहता है। यहाँ पे उसने आपको अलंकार दे दिया, आपको पता चल ही गया होगा, इतना आसान तो मैं क्या ही कहूँ, पता है आपको। बिल्कुल जी बिल्कुल। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव, तुम्हारा योग का संदेश हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। ठीक है, हे उद्धव, तुम्हारा योग का संदेश, योग संदेश भी लिख सकते हो, हमें ऐसे प्रतीत होता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। तू तो ब्याध हमको लाए आए देख सुनी ना करी। ठीक है, तुम तो तुम तो क्या कहेंगे, ऐसी प्रक्रिया हमें बता रहे हो। प्रक्रिया होता है प्रोसीजर। ठीक है, तुम तो ऐसी प्रक्रिया हमें बता रहे हो जो हमने न कभी देखी न सुनी तथा न की है, देख सुनी न करी। तुम तो ऐसी प्रक्रिया हमें, योग मतलब योग कुछ ऐसा है, गोपियां कहती जो हमने ना कभी देखा है न सुना है न किया है, ये कुछ ऐसा ज्ञान है। तो मैंने प्रक्रिया लिखा, ब्याज को आप ज्ञान लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अंतिम पंक्तियां। यह तो सूर तिन्ही लै सोपो जिनके मन चक्रे। अंतिम पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि हे ऊधो, तुम अपना ये योग ज्ञान देखिएगा, उन लोगों को बताओ जो सांसारिक मोह बंधे हुए हैं। ठीक है, ये होगी जी इसकी व्याख्या। भर गया पेज का आपका 60-70%, इससे आगे लिखा जा सकता है, नहीं भी लिखना तो भी, पर अभी आधा भरा होगा जहां तक मुझे लगता है। बताइए। बोलिए जी। ठीक है,
अब लिखिए इसकी विशेषताएं। क्या क्या है जी विशेषताएं? बहुत आसान है। बताइए जी। मध्यकालीन काव्य ब्रजभाषा, मध्यकालीन काव्य, ब्रजभाषा, अनुप्रास शाबाश। अलंकार, अलंकार, अनुप्रास अनुप्रास अलंकार किस शब्द से जी? कान्हा कान्हा सर, कान्हे कान्हे, शाबाश। भक्ति रस। भक्ति रस। सबको समझ आया जी? बताओ। क्या आप एक व्याख्या लिखना चाहोगे? बताओ। सर इसमें रूपक अलंकार नहीं आएगा क्या? मैम देखो, प्रेफरेंस में सबसे पहले मानवीकरण, फिर अनुप्रास। यदि अनुप्रास भी नहीं है फिर रूपक की तरफ जाएंगे। किस शब्द से आप रूपक कहना चाहते हो ये बताओ मुझे। सर ये लकड़ी से जो कंपेयर किया है, नहीं, कंपेयर नहीं मैम, मतलब कुछ को ऐसा होना चाहिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक मिनट दीजिए, यहाँ पे ऐसा कुछ बताइए जो आपको लगता है कि वो वास्तव में हो नहीं सकता। हारिल वास्तव में है, हारिल की आदत है एक लकड़ी के ऊपर ही बैठता है हमेशा पकड़ के। ठीक है जी। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई चिंता नहीं। लास्ट लाइन देख लीजिए और विशेषता लिख लीजिए। मैं अब आपसे एक व्याख्या लिखवाने जा रहा हूँ आसान सी आधुनिक काव्य की, ये देखने के लिए कि आपको कितना फायदा पहुंचा है अब तक। करो राज के लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरे वाईफाई की कुछ समस्या की वजह से मैं गलतियां भी कर रहा हूँ, खुद थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ, अनकंफर्टेबल। परंतु वो चिंता नहीं है। हर यात्रा में ऐसे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत दुविधाएं आती हैं, कोई चिंता नहीं है। यदि हम शांत मन से हर रोज काम करते रहेंगे ईमानदारी से, कुछ नहीं हम देते हैं। आप कितना मेरे साथ अब तक समझ पाए हैं चीजों को? परीक्षा में आने लायक है। हम्म, किसानों पे भी थी। एक सेकंड दीजिए, मैं कोई आसान सी देखना चाहता हूँ। हाँ। हम्म, कोई इससे आसान ही मुझे सब ऐसे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा लगेगा यार, पहले दिन ही इतना मुश्किल। यही आ जाओ फिर, कन्यादान परीक्षा में आ सकती है जी। देखिए जी, कितना प्रमाणिक था दुख। मान लीजिए ये पंक्ति आपकी परीक्षा में है, समझ लीजिए, लिखना बाद में। 10 मिनट दूंगा आपको लिखने के लिए, 1 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाए, कोई चिंता नहीं है। अतिरिक्त कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते हुए। माँ जब अपनी बेटी को शादी उसके विवाह के समय लड़के वालों को सौंपती है तो उसे कन्यादान कहा जाता है। प्रामाणिक मतलब प्रूवन, कि माँ का दुख कितना प्रामाणिक है जब वो अपनी बेटी को दान में देती है। क्यों? क्योंकि बचपन से माँ ने ही उसको पाल पोस के बड़ा किया है, माँ ने ही उसको सारा ज्ञान दिया है। अपनी माँ के साथ ही एक बेटी अपना लगभग आधा जीवन व्यतीत करती है। परंतु जब अब माँ अपनी बेटी को दान में देती है तो उसको लगता है कि उसकी अंतिम पूंजी, जो उसकी आखिरी उसके पास थी, कोई अपनी प्रॉपर्टी, पूंजी कहते हो आप, कैपिटल कहते हो, वो दे रही है वो किसी को, ना कि अपनी बेटी। तो उसके बाद लगता है एक माँ को, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा यदि बेटी को भी दान में दे दूंगी। तो यही लिखा है कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, मतलब लड़की अभी जवान थी, बहुत समझदार नहीं थी। ठीक है, उसमें थोड़ा बालपन भी था, सयानी नहीं थी अभी, इतनी भोली सरल थी। वही भोली थी, सरल थी, मतलब बचपना था उसमें कि उसे सुख का आभास तो होता था। लड़की इतनी भोली थी कि उसको पता था सुख क्या है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना होता है छुपाना। ये लड़की जब सुख के समय प्रसन्न होती है तो सब देखते हैं उसको, लोग भी खुश होते हैं, दूसरे उसके आसपास वाले। परंतु जब वो दुख में दुखी होते हैं तो उसको दुख छुपाना नहीं आता, दूसरे उसको देखते समझ जाते हैं ये दुखी है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब जीवन अभी उसका इतना साफ स्पष्ट नहीं है, जीवन में अभी धुंधला प्रकाश है। धुंधला प्रकाश मतलब कौन सा अलंकार? बताओ, प्रकाश धुंधला हो सकता है? रूपक। रूपक। अनुप्रास। रूपक।
रूपक। रूपक, ठीक है। तो पाठिका तभी धुंधले प्रकाश की, मतलब अभी जीवन में लड़की इतनी ज्यादा समझदार नहीं हुई है, अभी उसका जीवन एक धुंधले प्रकाश के जैसा है, चीजों को सीख रही है, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। मतलब अभी जीवन में कुछ कुछ ज्ञान ही है, कुछ तुकों का, कुछ लयबद्ध पंक्तियों का। जीवन का भी लड़की को संपूर्ण ज्ञान नहीं है। यही उसकी माँ की चिंता का विषय है, उसकी माँ को यही चिंता सता रही है कि मेरी बेटी अभी इतनी सियानी नहीं है, दूसरे घर में जा रही है, क्या सब के साथ ठीक रहेगा? आप व्याख्या कीजिए। 8:23 हो गए हैं, 35 मिनट तक का समय ले लीजिए, स्वयं कीजिए जो जो मैंने सर आपको यहाँ नियम बताए बाँचना का सबका मतलब पालन कीजिए। बताना। नहीं, बांचना को मैम छुपाना लिखिए, बताना मत लिखिए। अभी देख लेते हैं मैम, यहाँ पे दिया होगा। अरे, हमेशा दिया तो होता है उन्हें, ये कैसे हो सकता है? कोई चिंता नहीं, निश्चिंत होकर लिखिए जी। अभी उसको दुख छुपाना नहीं आता था, ठीक है, दुख बांटना नहीं, छुपाना। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिकाती धुंधले प्रकाश की, मतलब धुंधला प्रकाश वो जीवन को कह रहा है कि अभी उसके जीवन में सब कुछ स्पष्ट नहीं है, उसको जीवन की अभी इतनी अच्छी समझ नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीजें उसे, बातें पता है, कुछ बातें नहीं पता, जीवन में कैसे रहना है दूसरे घर में जाके। यही उनकी जो माता जी है, उनकी चिंता का कारण है कि मेरी बेटी अभी सियानी नहीं है और दूसरे घर में जा रही है। कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों, मतलब जीवन का पूरा ज्ञान नहीं होना, जीवन के कुछ कुछ हिस्से का ही ज्ञान है, जीवन में सारा संपूर्ण ज्ञान अभी इस लड़की के पास नहीं है। ठीक है जी। तो सर शुरू इस हो जाइए। कविता के कवि कौन है? लिखिए जी उनका नाम, ऋतुराज। दुख दोनों से ही है जी, दोनों ढंग से लिख सकते हो लवजीत जी, परंतु पहले वाला रनिंग हैंड में चलता है, दूसरे वाला शुद्ध शुद्ध में। ठीक है जी। लिख लिया सबने ऋतुराज? तो शुरू कीजिए जी, देखते हैं, और वही ढंग से लिखिएगा जिस ढंग से मैं आज व्याख्या लिखवा रहा हूँ। चारों ढंग एक बार लिख के देखेंगे, फिर आपको जो सबसे अच्छा लगे उस पे आप चलेंगे। तो ये कौन सा काव्य है, ये तो पढ़ के पता चल गया होगा आपको, क्योंकि शब्द ही ऐसे है। एक ही शब्द था जो आपको नहीं समझ आया, बांचना। बाकी तो आप सब समझ गए थे जहां तक मुझे लगता है। सप्रामाणिक का मतलब क्या है? विजिबल। त्रुवन, विजिबल भी कह सकते हो, जो साफ साफ दिख रहा हो चेहरे पे। बाकी किसी का प्रश्न हो संदेश में पूछना कृपया, मैं स्वयं को भी म्यूट कर रहा हूँ।
जब भी लिख रहे हो। बहुत बढ़िया। तो जो होमवर्क चेक वाले छात्र हैं वो मुझे भेज दीजिएगा। इसका सारे का उत्तर मैं आपके ग्रुप में सुबह भेज चुका हूँ, इन सारी पंक्तियों का, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा कृपया। ठीक है जी। कोई प्रश्न है? अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं सभी छात्र, कोई चिंता का विषय नहीं है। बोलिए जी। सर आप एक बार लास्ट लाइन फिर से बता सकते हैं, समझा सकते हैं? क्या मैम? एक बारी है ये कि कुछ तुकों की और कुछ लयबंद पंक्तियों की। यस सर। क्या कह रहा है? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब अभी जीवन में वो पाठिका मतलब पढ़ रही थी नए नए सबक, और धुंधले प्रकाश की मतलब जीवन में अभी सब स्पष्ट नहीं था उसको, परंतु हाँ जीवन की कुछ कुछ बातें पता थी, कुछ कुछ नहीं पता थी, कुछ तुको मतलब जीवन में कई बातें तो उसको पता है, कुछ लयबंद पंक्तियां मतलब ज्ञान भी है उसको, परंतु संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अभी आधा अधूरा है उसका ज्ञान। ठीक है जी। सर इसको भी पद्यांश ही बोलेंगे या पंक्तियां लिखेंगे? पद्यांश है जी, ये भी पद्यांश की ही तो व्याख्या करेंगे, कविता है ये। नहीं जैसे उसमें तो ऐसे दिया होता था ना, मतलब टिपिकल लैंग्वेज होती थी। नहीं, वो मैम मध्यकालीन काव्य था, ये आधुनिक काव्य है जी। कंफ्यूज मत होइए, दोनों में अलग अलग बातें हैं। ठीक है सर। ठीक है, वो मिडिवल पोइट्री थी, ये मॉडर्न पोइट्री तो सारी ऐसी है, एक भी शब्द कोई होगा जैसे बांचना आपको समझ नहीं आया, बाकी तो सब कर लोगे आप बड़े आराम से। और पूछिए जी प्रश्न। बोलिए जी। सर गद्यांश पद्यांश में क्या डिफरेंस है? मैम गद्यांश है पैराग्राफ किसी ऐसे निबंध आर्टिकल का, पद्यांश है किसी पोइट्री का स्टैंजा, स्टैंजा बोलते हो आप पद्यांश को ना अंग्रेजी भाषा में। ठीक है जी। जी सर। और पूछिए जी। और किसी कोई प्रश्न है कृपया पूछ लीजिए। अभिनंदन जी, बहुत बहुत अभिनंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद, आप मेरा साथ दे रहे हो। यदि बीच बीच में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप माफ कर देते हो, मैं पूरी आशा करता हूँ। परंतु हाँ, कल से वाईफाई एक बार लग जाए फिर सब ठीक है। ठीक है, तो अगर थोड़ी बहुत आपको समस्या हो रही है, आपसे माफी चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, चलो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं दोबारा। अपना ध्यान रखिएगा, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कल कक्षा शाम को ही होगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा ये बात। बताइए जी, ये प्रश्न, जो छात्र हैं अभी कक्षा में, 10 छात्र हैं मेरे पास। समाप्त कर दूं जी कक्षा? जो बचे हुए हैं बताइए। यस। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।